हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 हिंदी विषय की पुस्तक मल्हार के अध्याय 2 जिसका नाम है गोल के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके नए पाठ्यक्रम 2025-26 के अनुसार हमने अध्याय 1 मातृभूमि के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो दिए गए हैं पाठ से, यानी कि पाठ पर आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न हैं? पाठ से यानी कि पाठ पर आधारित प्रश्न, जिसमें जो पहला भाग है वो मेरी समझ से आधारित प्रश्न है। देखें, क है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने आपको तारा यानी स्टार बनाना है। तो क का पहला प्रश्न देखें, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? मेजर ध्यानचंद की जो ये बातें हैं, इन बातों से क्या पता चलता है कि वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे और वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा कथन कि खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। आगे देखो, दूसरा है कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? देखो, पहला कारण उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला कथन, उनकी हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण। इस वजह से लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया था। आगे देखो, ख प्रश्न है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यानी इन दोनों प्रश्नों के अंदर जो आपने उत्तर चुने हैं, इसके पीछे कारण क्या है जिसकी वजह से आपने इन दोनों प्रश्नों के ये उत्तर सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा कि हमने ये दोनों ही ऑप्शन क्यों चयन किए हैं। तो मेजर ध्यानचंद की सफलता का मूल उनकी उत्कृष्ट खेल भावना थी, यह कई उदाहरणों से स्पष्ट होता है। मेजर ध्यानचंद की सफलता का जो मूल था वो उनकी उत्कृष्ट खेल भावना थी, और ये अध्याय के अंदर दिए हुए कई सारे उदाहरणों से हमें स्पष्ट होता है। जैसे उन्होंने हिंसा के बदले गोल करके बदला लिया, वे मानते थे कि खेल में गुस्सा अच्छा नहीं है, उन्होंने सफलता के मंत्र में खेल भावना को शामिल किया, वे अक्सर गोल का श्रेय अपने साथी खिलाड़ियों को देते थे, और उनका मानना था कि जीत हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की होती है। और इसी खेल भावना के कारण लोगों ने उन्हें क्या कहा? हॉकी का जादूगर कहा, और वे दुनिया भर के खेल प्रेमियों के चहेते बने, और उनकी यह भावना उनके कौशल और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। इसी वजह से मैंने ऊपर के दोनों प्रश्नों में इन ऑप्शन का चयन किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न दिए गए हैं, देखो, वो है मिलकर करें मिलान। कौन से प्रश्न हैं? मिलकर करें मिलान आधारित प्रश्न। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। पाठ में से चुनकर कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों अथवा संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। एक भाग में शब्द दिए हुए हैं, दूसरे भाग में उनके अर्थ अथवा संदर्भ दिए हुए हैं, तो हमें उचित के साथ मिलान करना है। पहला है लांस नायक। तो लांस नायक भारतीय सेना का एक पद अथवा एक रैंक होती है। क्या होती है? भारतीय सेना का एक पद अथवा रैंक है, वो है लांस नायक। दूसरा देखो, वो है बर्लिन ओलंपिक। तो बर्लिन ओलंपिक किससे संबंधित है?
तो बर्लिन ओलंपिक संबंधित है कथन नंबर 4 से कि वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था उसे कहते हैं बर्लिन ओलंपिक। फिर अगला देखो, तीसरा है पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट तो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल पंजाब रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। फिर चौथा है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। अंग्रेजों के समय का एक हॉकी का जो दल था उसे कहते थे सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। पांचवा है सूबेदार। क्या है? सूबेदार। तो देखो पांचवे का मिलान करेंगे आप 1 नंबर से कि स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद हुआ करता था। और छठा है छावनी। तो सैनिकों के रहने का जो क्षेत्र है उसे छावनी कहा जाता था। सैनिकों के रहने का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? उसे छावनी कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है पंक्तियों पर चर्चा। किस पर? पंक्तियों पर चर्चा आधारित प्रश्न। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है। आपको क्या इनका अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा करने हैं और अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। जैसे पहली पंक्ति दी गई है कि बुरा काम करने वाला आदमी, पंक्ति क्या कह रही है कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई ही की जाएगी। तो देखें इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो हम इस पंक्ति का क्या करते हैं, हम इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, पंक्ति क्या कह रही है कि बुरा करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो देखिए इस पंक्ति का मतलब है कि यह पंक्ति एक गहन जीवन सत्य को दर्शाती है। यह उस घटना से उपजी है जब एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने गुस्से में आकर ध्यानचंद पर हॉकी से क्या कर दिया था, वार कर दिया था। जब ध्यानचंद ने बदला लेने की बात कही तो वह खिलाड़ी बिल्कुल भयभीत हो गया, डर गया। परंतु ध्यानचंद ने अपनी श्रेष्ठ खेल भावना का परिचय देते हुए हिंसा के बदले 6 गोल करके अपनी प्रतिभा का क्या किया था, प्रदर्शन किया था। और इस घटना से न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी नैतिक मूल्यों और समाजशीलता के महत्व का क्या चलता है, पता चलता है। यह दर्शाता है कि सच्चा खिलाड़ी वह है जो अपने कौशल से जीतता है, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। और ध्यानचंद की यह क्रिया उनकी महानता और खेल के प्रति उनके समर्पण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, जो कि उन्हें हॉकी का जादूगर बनने के अंदर क्या रही, सहायक रही। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति है यहाँ पर कि मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो यहाँ पर इस पंक्ति का देखो अर्थ यहाँ पर क्या है, तो हम जानेंगे कि मेजर ध्यानचंद की जो असाधारण खेल भावना और उनका जो नेतृत्व का गुण था, उनके इस कथन में स्पष्ट झलकते हैं। वे अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम के हित को सदैव सर्वोपरि रखते थे। उनकी यह रणनीति थी कि वे गेंद को गोल के निकट ले जाकर अपने साथी खिलाड़ियों को गोल करने का अवसर प्रदान करते थे। और इस निस्वार्थ दृष्टिकोण से न केवल टीम का मनोबल बढ़ता था बल्कि प्रतिद्वंदियों को भी भ्रमित करने में क्या मिलती थी, मदद मिलती थी। एक कुशल नेता की भांति वे अपनी टीम के सदस्यों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का क्या करते थे, मौका देते थे। और यह रवैया खेल के सच्चे मर्म यानी टीम की सफलता और खेल के आनंद को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। ठीक, अगला देखो, उनकी इस विनम्र और टीम केंद्रित दृष्टिकोण ने इन्हें विश्व भर के खेल प्रेमियों का चहेता बना दिया था, जो उन्हें हॉकी का जादूगर कहलाने में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। ध्यानचंद का यह व्यवहार न केवल उनके खेल कौशल को बल्कि उनके महान व्यक्तित्व को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए क्या है, एक प्रेरणा स्रोत है। ठीक, तो ये प्रश्न थे आपके पंक्तियों पर आधारित। आगे बढ़ते हैं।
ये हमने दोनों प्रश्न डिस्कस कर लिए। आगे जो प्रश्न है वो है सोच विचार के लिए। किसके लिए? सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था, और दूसरा है किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो यहाँ पर हमें दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखें, इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था, तो इसका उत्तर है कि मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनके अनूठे गुणों और दृष्टिकोण के अंदर निहित था। पहला गुण था लगन और समर्पण। जैसे उन्होंने खेल के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिखाया था। दूसरा गुण था निरंतर अभ्यास। वे लगातार अपने कौशल को क्या करते रहते थे? निखारते रहते थे। तीसरा गुण था टीम भावना। व्यक्तिगत प्रसिद्धि से ऊपर उठकर टीम के हित को वे सदैव प्राथमिकता देते थे। अगला गुण था नेतृत्व कौशल। साथी खिलाड़ियों को गोल करने के अवसर देकर टीम का क्या करते थे? वे मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। फिर राष्ट्रीय भावना। उनका मानना था कि जीत हार व्यक्तिगत न होकर के किसकी होती है? देश की होती है। अगला गुण था विनम्रता। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वे हमेशा विनम्र बने रहे। अगला गुण सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो ध्यानचंद है वो सकारात्मक बने रहते थे। अगला गुण है समाशीलता। तो प्रतिद्वंदियों के साथ भी वे क्या रखते थे? सद्भाव या समा की भावना रखते थे। अगला गुण है नैतिक मूल्य। खेल में नैतिकता और खेल भावना को वे सदैव महत्व देते थे, और यही उनकी सफलता का क्या था? रहस्य था। आगे बढ़े। अगला जो गुण था वो था रणनीतिक सोच। खेल में कुशल रणनीति का वे प्रयोग करते थे। अगला गुण था अनुशासन। सैन्य पृष्ठभूमि के कारण वे कड़े अनुशासन का पालन करते थे। फिर प्रेरणादायक व्यक्तित्व। तो अपने व्यवहार से वे दूसरों को क्या करते थे? प्रेरित करते थे। तो इन गुणों के समन्वय ने ध्यानचंद को न केवल एक महान खिलाड़ी बल्कि क्या बना दिया? हॉकी का जादूगर बना दिया था। दूसरा प्रश्न था कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इसका उत्तर हम जानेंगे कि ध्यानचंद के व्यवहार और दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं से पहले दूसरों को क्या देते थे? महत्व देते थे। जैसे टीम के लिए जब गोल की बात हो तो ध्यानचंद कहते थे कि मेरी तो हमेशा एक कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि गोल करने का श्रेय उसे मिल जाए। दूसरा जो गुण था वो था राष्ट्रीय भावना। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। फिर क्षमाशीलता। तो जब एक खिलाड़ी ने उन्हें चोट पहुंचाई तो उन्होंने बदले में उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि खेल से क्या किया? उसका जवाब दिया। अगली जो विशेषता थी साथी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना। तो ध्यानचंद अपने साथी खिलाड़ियों को गोल करने का मौका देकर उनका हौसला और मनोबल बढ़ाया करते थे। अगला गुण था विनम्रता। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वे हमेशा टीम को श्रेय देना चाहते थे और अपना क्रेडिट स्वयं न लेकर टीम को देते थे ताकि टीम पूरी एकजुट बनी रहे और सभी खिलाड़ी क्या करें? सभी खिलाड़ी अपने आप का महत्व समझे और अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है वो है संस्मरण की रचना। संस्मरण की रचना। तो यहाँ पर देखो, उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस बात में ऐसी और अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनानी है और अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा भी करना है। तो यहाँ पर देखो कि इस संस्मरण की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखें, यहाँ पर संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता है वो है यह एक प्रेरणादायक कहानी है, यानी कि यह संस्मरण मेजर ध्यानचंद के जीवन से एक प्रेरणादायक घटना को बताता है। दूसरी जो विशेषता है खेल भावना का महत्व, यानी इसमें खेल में अच्छे व्यवहार और सही भावना का महत्व दिखाया गया है।
अगली विशेषता है व्यक्तिगत अनुभव। ध्यानचंद अपने निजी अनुभवों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साझा करते हैं। अगली विशेषता है सरल भाषा। क्या है, सरल भाषा। यह कहानी बिल्कुल सरल और समझने योग्य भाषा के अंदर लिखी गई है। अगली विशेषता है मूल्य शिक्षा। इसमें समा, धैर्य और टीम भावना जैसे मूल्यों की शिक्षा दी गई है। यानी इस कहानी के अंदर समा, धैर्य और टीम भावना जैसे मूल्यों की शिक्षा दी गई है। अगली विशेषता है वो है ऐतिहासिक जानकारी। इसमें ओलंपिक और भारतीय हॉकी के इतिहास की झलक मिलती है। अगली विशेषता है आत्मकथात्मक शैली। ध्यानचंद पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहानी सुनाते हैं। अगली विशेषता है संक्षिप्त और रोचक। यानी कहानी छोटी है पर दिलचस्प है, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयुक्त है। ठीक। और जो दूसरा प्रश्न था कि आपने जो जो विशेषता अभी पढ़ी है इनको कक्षा में अपने दोस्तों के साथ साझा करना है, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। प्रश्न क्या है, शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। देखो यहाँ पर, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग के अंदर लाया गया है। ऐसे जोड़ों को क्या कहते हैं, ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में एक छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। आप भी क्या करना है, आपको भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखने हैं। तो देखें 5 शब्द युग्म आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 शब्द युग्म लिखे हैं। जैसे पहला देखो, यहाँ पर पहला है कि सूबेदार मेजर तिवारी थे, वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। दूसरा है धीरे धीरे ध्यानचंद की प्रसिद्धि बढ़ती गई और वे हॉकी के जादूगर कहलाने लगे। तीसरा है कभी कभी खेल में चोटें लग जाती थी, लेकिन ध्यानचंद हमेशा मैदान पर वापस आ जाते थे। चौथा शब्द युग्म है कि ध्यानचंद झटपट झटपट गोल करके विरोधी टीम को हैरान कर देते थे। और पांचवा है कि देखते देखते ध्यानचंद ने अपनी टीम को विजय दिला दी और भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में भी क्या कर दी, मदद की थी। तो ये यहाँ पर 5 शब्द युग्म के अलग अलग उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न देखो, ख दिया हुआ है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। इस वाक्य में आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द क्या है, भिन्न भिन्न है, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो देखें इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर 5 शब्द युग्म जिनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। देखो पहला है कि मैच के दौरान ध्यानचंद गेंद को आगे पीछे करते हुए प्रतिद्वंदियों को चकमा दे देते थे। दूसरा है ध्यानचंद के लिए हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण था खेल भावना को बनाए रखना। तीसरा है ध्यानचंद की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल गई और वे हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाने लगे। चौथा है ध्यानचंद का मानना था कि लग्न साधन के बिना कोई भी खिलाड़ी सफल नहीं हो सकता। लगन और साधन के बिना कोई भी खिलाड़ी सफल नहीं हो सकता। पांचवा है जब कोच ने ध्यानचंद से पूछा कि क्या वे अगले मैच में खेलेंगे, तो उन्होंने बिना हाँ ना किए तुरंत स्वीकार कर लिया। और छठा है मैदान पर आते जाते ध्यानचंद हमेशा अपने साथी खिलाड़ियों को क्या करते थे, प्रोत्साहित किया करते थे। तो ये हो गए आपके शब्द युग्म, जहां पर पहला और दूसरा शब्द क्या है, अलग अलग है। आगे बढ़े, तीसरा ग दिया हुआ है कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए, जैसे हार या जीत और बच्चे व बूढ़े। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए, जैसे अच्छा या बुरा। तो अच्छा या बुरा को हम कैसे लिखेंगे, अच्छा या बुरा को हम लिखेंगे अच्छा, फिर योजक और बुरा। इसी तरह छोटा या बड़ा, तो इसको लिखेंगे छोटा बड़ा। फिर अमीर और गरीब, इसको लिखेंगे
अमीर गरीब। फिर उत्तर और दक्षिण, इसको लिख देंगे उत्तर दक्षिण। फिर गुरु और शिष्य, इसको लिखेंगे गुरु शिष्य। अगला अमृत या विष, अमृत या विष, तो इसको लिखेंगे अमृत विष। ठीक, तो ये हमने इनको योजक चिन्ह लगा के लिख दिया है। आगे देखो, अगला जो प्रश्न है आपका वो है बात पर बल देना। कौन सा प्रश्न है? बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है ना, यहाँ पर ही शब्द दूसरे वाक्य के अंदर नहीं है। उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता, ये भी आपको बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर हम जान लेते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हो गया। देखो, अगला प्रश्न है बात पर बल देना। जैसे पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि खेल में तो यह सब चलता ही है, खेल के अंदर तो यह सब चलता ही है। अब प्रभाव क्या है? तो और ही के बिना वाक्य सामान्य कथन लगता, जबकि मूल वाक्य में यह एक स्वीकृत तथ्य के बारे में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। दूसरा जो वाक्य है आपका कि जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था, तो यहाँ पर प्रभाव क्या होगा कि भी के बिना यह केवल एक अतीत का वर्णन लगता है, जबकि भी है वो निरंतरता का क्या देता है? भाव देता है। तीसरा यहाँ पर कथन है कि मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। तो यहाँ पर जो तो शब्द है, तो के बिना वाक्य में व्यक्तिगत जोर कम हो जाता है। चौथा कथन है मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। तो यहाँ पर तो के बिना वाक्य में विनम्रता का भाव बिल्कुल कम हो जाता है। अगला पांचवा कथन है लगन, साधन और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। तो यहाँ पर ही के बिना इन गुणों की जो विशिष्टता है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। इसी तरह अगला है उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी ही था। तो यहाँ पर ही के बिना उनकी जो तत्कालीन स्थिति है उस पर कम जोड़ पड़ता है। अगला कथन है वो है अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो यहाँ पर इसी के बिना खेल भावना की जो महत्ता है वो कम हो जाती है। और अंतिम कथन है खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो यहाँ पर ही के बिना देश के प्रति जो समर्पण का भाव है वो कम तीव्र हो जाता है या वो कम महत्वपूर्ण होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, आगे बात करें आपकी बात आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न? आपकी बात आधारित प्रश्न, जो कि आपके पाठ से आगे के प्रश्न हैं। देखें, पाठ से जो आगे के प्रश्न हैं वो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या क्या बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो आप क्या बदला लेते, और यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। और दूसरा है आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो देखें, सबसे पहला प्रश्न है कि यदि ध्यानचंद के स्थान पर मैं होता तो क्या बदला लेता और किस प्रकार बदला लेता। तो देखते हैं इसका उत्तर कि अगर मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मैं भी बदला नहीं लेता। ध्यानचंद जी ने जो किया वही सबसे अच्छा था। उन्होंने अपने खेल से बदला लिया, जो एक सच्चे खिलाड़ी की क्या है? निशानी है। अब मैं भी ऐसा ही करता। कैसा करता? सबसे पहले शांत रहकर अपने खेल पे ध्यान देता, टीम के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करता, ज़्यादा गोल करके अपनी योग्यता साबित करता, खेल के बाद उस खिलाड़ी से दोस्ती से बात करता, उसे समझाता कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, और इस तरह मैं बिना किसी को चोट पहुंचाए
अपनी श्रेष्ठता को दिखा सकता था। यह तरीका खेल भावना के अनुकूल होता और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी बन सकता था। दूसरा प्रश्न है कि आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? तो देखो, मुझे फुटबॉल, एथलेटिक्स और भाला फेंक ये जो खेल है बहुत पसंद है। इन खेलों में सुनील छेत्री, हिमा दास और नीरज चोपड़ा जैसे जो खिलाड़ी है वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं वो दे रखे हैं, वो देखो प्रश्न क्या है। वो प्रश्न है आज की पहेली। ये जो समाचार पत्र है ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये प्रश्न कोई परीक्षा उपयोगी नहीं है। यहाँ पर है डायरी का प्रारंभ, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, यानी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे होंगे, नीचे चित्र दिया हुआ है। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। देखो यहाँ पर ये आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। आपको ये पता लगाना है कि इसमें जो गोल है ये कौन से खिलाड़ी के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जो गोल किया जाएगा वो क्या बोल रहा है कि जो गोल है वो कौन से खिलाड़ी के द्वारा किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन सी लड़की जिसने नीले रंग की स्कर्ट पहनी है और जिसके पास कौन से रंग की, हरे रंग की गेंद है, वह जल्दी गोल करेगी। देखो क्योंकि यहाँ पर इससे जो गोल की दूरी है, यहाँ से ये जो दूरी है वो सबसे नज़दीक है और ये सीधा मार्ग है। तो ये जो लड़की है, तीसरे नंबर की जो लड़की है, हम कहेंगे कि लड़की जिसने नीले रंग की स्कर्ट पहनी है और जिसके पास कौन से रंग की, ये जो हरे रंग की गेंद है, ये लड़की सबसे पहले क्या करेगी? ये लड़की सबसे पहले गोल करेगी। ठीक, आगे देखो ये झरोखे से, तो ये प्रश्न भी कोई परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये केवल आपके अभ्यास के लिए या आपको आपका पढ़ाई के प्रति जो रुचि बनी रहे उसके लिए आपको क्या किया गया है, उसके लिए प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने अध्याय नंबर 2 गोल के जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।